गुरुग्राम डिग्री कॉलेज सब 5 BLM श्री विजयनगर से मैं पृथ्वीराज कुमार आज अपने अध्ययन करेंगे BA सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी साहित्य के पृथ्वीराज रासो पद्मावती समय का। इसके अंतर्गत सबसे पहले अपने देखेंगे पृथ्वीराज रासो का परिचय किसने लिखा। जैसे पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कवि चंद बरदाई, जिनका जन्म 1148 ईस्वी लाहौर पाकिस्तान में और उनका निधन 1192 ईस्वी गजनी में हुआ, और पृथ्वीराज चौहान के ये राजकीय और घनिष्ठ मित्र थे। आगे इसमें अपने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र का वर्णन है। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का 20वां अध्याय है। पद्मावती समय 20वें अध्याय के अंदर पृथ्वीराज चौहान और पद्मावती के प्रेम प्रसंग की कहानी का कवि चंद बरदाई ने सचित्र वर्णन किया है। पद्मावती समय में कवि चंद बरदाई ने अपने जो रस है, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र भयानक रस आदि का भी सजीव चित्रण इसमें अपने को देखने को मिलता है। आगे इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज चौहान को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। आगे पृथ्वीराज रासो का जो पद्मावती समय है, जो 20वां अध्याय है, इसका अपने इसमें साहित्य के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। जैसे इसका प्रथम पद है, इसकी मैं व्याख्या करूंगा, और व्याख्या इसमें जैसे प्रथम व्याख्या इसकी है, मनहु कला सस्सी भान कला 1600 बनिए, बाल बेस सस्सीता समीप अमृत रस पिनिए, बिगसी कमल श्रृंग भ्रमर वेणु खंजन मृग, लुटिए हीर कीर अरुबिंब मोती नशा शिष अहि, अहि घुटिए छपति गयद हरि हंसगति विह बनाए, सांचे सचिय पद्मिनी रूप पद्मावती मनु काम कामिनी रचिय। देखो इस प्रसंग के अंदर कवि चंद बरदाई ने क्या किया है, इसके जो पद्मावती का रूप सौंदर्य है उसकी जो तुलना है चंद्रमा के समान की है। उसके रूप सौंदर्य, उसके सौंदर्य का वर्णन इस प्रसंग में अपने को देखने को मिलेगा। आगे देखो इसकी व्याख्या में, मनहु कला सस्सी भान कला 1600 बनिए, बनिए यानी बनाया, 1616 कलाओं से निर्मित, सस्सी भान चंद्रमा और सूर्य के समान, मनहु मानो, मानो पृथ्वीराज पद्मावती का सौंदर्य चंद्रमा की 16 कलाओं से निर्मित हो बनाया गया है। बाल बेस सस्सीता समीप अमृत रस पिनिए। आगे की पंक्ति में देखिए, बाल बेस, बाल बेस बचपन यानी बाल्य अवस्था के अंदर चंद्रमा ने मानो उसके समीप आकर उसका रस पान किया हो। बिगसी कमल श्रृंग भ्रमर वेणु खंजन मृग, और जो उसका मुख है कमल के समान विकसित है, भ्रमर वेणु, और उसके जो बाल है भंवरे के समान श्यामलता लिए हुए, वेणु, और उसकी जो आवाज है मधुर बांसुरी की तरह है, खंजन मृग, खंजन और मृग की आंखों के समान है, उसकी जो पद्मावती की आंखें है विशालता लिए हुए है। हीर कीर अरुबिंब मोती नशा शिष अहि घुटिए, हीर, और उसके जो हीर यानी हीरा, कीर यानी तोता, अरु और बिंब मोती, मोती के समान, नशा शिष यानी उसका जो रूप है नाखून से लेकर सिर तक, उसके दांत है हीरे के समान, और उसकी जो नाक है तोते के समान, उसके नाखून है मोती के समान चमक रहे हैं। छपति गयंद हरि हंस गति विह बनाए सांचे सचिए, छपति यानी छिप जाता है, गयंद हाथी, हरि यहाँ हरि का अर्थ होगा शेर, हंस गति हंस के समान चाल, विह बनाए, विह विधाता ने बनाया, सांचे सचिए अपने अलग ही सांचे से बनाया, यानी उसकी चाल को देखकर हरि, शेर, हाथी और हंस भी शर्मा जाते हैं। विह बनाए सांचे सचिय, मानो विधाता ने उसे अपने अलग ही सांचे से उसका निर्माण किया हो।
देखो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, श्रृंगार रस का प्रयोग है। आगे अगला पद देखते हैं इसमें अपने। कुटिल के सुदेश पोप रच्यत पिक सद, कमल गंध व्यसंद हंस गति चलत मंद मंद, श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नस स्वाति बूंद जस, भ्रमर भवी भूली सुभाव मकरंद वास रस, नैनन निरखी सुख पाय सुख है सुदिन मूर्ति रचिय, उमा प्रसाद हर हैरियत मिली पृथ्वी राज जिय। इसमें भी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया है कवि ने। कुटिल यानी घुंघराले, केश बाल, सुदेश सुंदर, पोहक का मतलब है पुष्प, रचित पिक्सद कोयल के समान शब्द, कमल गंध कमल के समान सुगंध, व्यसंध व्यसंध बाल्य अवस्था और यौन अवस्था के बीच की जो अवस्था है उसको व्यसंध कहते हैं। हंस गति हंस की गति के समान, श्वेत वस्त्र सोहे शरीर शोभित हो रहे हैं शरीर पर, नस स्वाति बूंद जस और उसके नाखून स्वाति बूंद की तरह चमक रहे हैं, भ्रमर भवी भूल ही और भंवरे अपना स्वभाव भूल जाते हैं, स्वभाव मकरंद वास नैनन निरखी निरखी यानी देखकर, सुख है तोता सुदिन सुंदर दिन, मूर्ति रचिय उमा प्रसाद उमा पार्वती हर हैरियत मिली राज पृथ्वीराज जी है। अब इसका सरलार्थ देखते अपने। कुटिल केश यानी पद्मावती के जो बाल है घुंघराले सुंदर, और उसके बाल लो में मानो ऐसा लग रहा है जैसे फूलों की लड़ी लगी हुई है, और उसकी आवाज जो है कोयल के समान मधुर है। कमल गंध व्यसंध, और उसकी जो व्यसंधि है उस समय मानो उसके शरीर से कमल के समान सुगंध आ रही हो। हंस गति चलत मंद मंद, और उसकी चाल जो है हंस के समान मंद मंद है। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, और पद्मावती जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है, शरीर नस स्वाति बूंद जस, और उसके जो नाखून है वो स्वाति बूंद जो मोती के समान चमकती है, ठीक उसी प्रकार उसके नाखून चमक रहे हैं। भ्रमर भवी भूली, और भंवरे अपना स्वभाव भूलकर मकरंद वास रस, और उस पद्मावती कमल रूपी पद्मावती का मानो मकरंद यानी उसके रस का पान कर रहे हो। नैनन निरखी सुख पाए, नैनन निरखी देखकर, नैनन निरखी सुख पाए सुख वह सुदिन मूर्ति, और यह सब देखकर तोता अति प्रसन्न हो रहा था, और मन ही मन सोच रहा था। क्या सोच रहा था? सुदिन मूर्ति रचिए, विधाता ने किस दिन इस सुंदर मूर्ति की रचना की थी। उमा प्रसाद हर हैरियत मिली राज पृथ्वीराज, और तोता जो सुख है वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा है पार्वती से कि अगर पृथ्वीराज को वर के रूप में मिले तो वह पद्मावती ही मिले, या पद्मावती को पृथ्वीराज वर के रूप में मिले। इसके आगे अगला पद है इसका। सोंधी जुगती को कंत कियो तब चित चहो दिस, ल्यो विपर गुरु बोल कही समुझाए बततिस, नर नरिंदर नरपति बड़े गढ़ दुर्ग अशेष है, शीलवंत कुल युद्ध देहु कन्यासु नरेशु, तब चलन देहु दुजन लगन, सगुन बंद हिय अपन तन, आनंद उत्साह समुद्र शिखर बजत नद निशान घन। इसमें देखिए सोधी का मतलब होता है खोजना, बत वार्ता, नरिद्र राजा, नरपति श्रेष्ठ राजा, दुर्ग दुर्ग, अशेष है असंख्य, सुनरेश है श्रेष्ठ राजा, दुज है ब्राह्मण, सगुन सगुन का टीका, बंद बदन बंधन रोली, अपन तन यानी सव्य, उत्साह निशान यानी नगाड़े, घन घोर प्रचंड तेज आवाज में। देखो इसमें अब जो चंद्रवरदाई ने जो उस समय जो शुक को जो पत्र दिया उस समय के इसमें वर्णन है। सोदी जुगती को कंत कियो तब चित चहो दिस। अब पृथ्वीराज चौहान ने, सोदी कुकंत पृथ्वीराज चौहान ने अपने ब्राह्मण को अपने पास में बुलाया
कियो तब चित्त चहुदिश और चारों दिशाओं में, अर्थात सोचने विचारने के लिए कहा। ल्यो विप्र गुरु बोल कही समझाए बततिस, और अपने गुरु ब्राह्मण को अच्छी तरह से सभी बातें समझा दी। नर नरिंदर नरपति बड़े गढ़ दुर्गम अशेष है, और बड़े बड़े दुर्गों में बड़े बड़े राजा लोग रहते हैं, असंख्य लोग रहते हैं। उनमें से शीलवंत शीलवान युद्ध श्रेष्ठ और सुंदर, उसी के लिए पद्मावती को शादी के लिए पृथ्वीराज विजयपाल ने कह दिया। तब चलन देहु दुजन लगन सगुन हिय अपतन। अब राजा विजयपाल जो पद्मावती के पिता थे, उन्होंने क्या किया? तब चलन देहु दुजन लगन सुगन बंद हिय तन, अपने हाथों से सगुन का टीका उसे देकर ब्राह्मण को विदा कर दिया। आनंद उत्साह समुदय शिखर बजत नद निशान घन, और इस बात का जैसे ही समुद्र शिखर में पता चला तो चारों ओर उत्साह से निशान यानी नगाड़े बजना शुरू हो गए। आगे देखिए इसमें अगले पद में, प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिसी कगर दीनो, लगन बरग रची सर्वदिन दुआदस शशि लीनो, से अरु 11-30 सास संबत प्रमाण है, जोवित्री कुल शुद्ध बरनी बरी सुसह प्राण है। दिसत दीठी उचरिय बर एक पालक, विलंब करिय अलगारी रचित रचिन दिन, रयनी दिन पंचमई जो रुकमणि कनहर बरिय। इस पद में पद्मावती ने पृथ्वीराज के लिए पत्र लिखा और उसमें कहा कि प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिसी कगर, कगर यानी कागज, और उस पत्र में लिखा सब लगन वर्ग जो विवाह की जो तिथि थी वो सब उसमें लिख दिया, और वह तिथि थी दुआदश 1130 के अंदर दुआदश शुक्ल पक्ष की दुआदशी को, से अरु 1130 सास संवत प्रमाण है, जोवित्री कुल शुद्ध बरनी बरी रसु प्राण है। दिसत उचरिय बर एक पलक विलंब, और वह पत्र पद्मावती ने तोते को देकर विदा किया, और उस पत्र में विवाह की शादी और जो लगन सब उसमें लिखकर पृथ्वीराज चौहान को भिजवा दिए। और उसमें लिखा कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने 5 दिन और रात में रुक्मणी का हरण किया था, ठीक उसी प्रकार आप भी आकर के मेरा हरण कीजिए। इसके शब्दार्थ जैसे जोग यानी यथा योग्य, लिसी लिख कर, कग्गर कागज का पत्र, दीनो दिया, बरग कुंडली वैवाहिक लगन की कुंडली, सर्व यानी सब, दुआदश शुक्ल पक्ष की दुआदशी, संवत संवत, दिसत देखते ही, उचरिय यानी उठकर चल दिए, अलगारी यानी गुप्त रूप से, प्रमाण है प्रमाणित, रसु रक्षा करें, रयनी यानी रात्रि। आज के लिए बस इतना ही, कल आगे के दोहे पढ़ेंगे अपने। धन्यवाद।